नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी गुजरात। आज हम पढ़ने वाले सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। व्हाट इज सीपीयू शेड्यूलिंग? सीपीयू शेड्यूलिंग means deciding which process will use the CPU next when many processes are waiting। इसको सिंपल मीनिंग है, सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब है जब बहुत सारे प्रोसेस रेडी क्यू में वेट कर रहे हो, ओएस डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कि नेक्स्ट सीपीयू कौन यूज करेगा। इधर लिखा है डिसाइडिंग विच प्रोसेस विल यूज द सीपीयू नेक्स्ट व्हेन मेनी प्रोसेसेस आर वेटिंग। मीन्स कि जब बहुत सारे प्रोसेस रेडी क्यू में वेट कर रहे हो, कंप्लीट है, रेडी है, तब ओएस डिसाइड करेगा कि किस प्रोसेस और किसको सीपीयू पहले यूज करने मिलेगा। रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझो तो सोचो कि डॉक्टर क्लिनिक में है, बाहर बहुत सारे पेशेंट वेटिंग में है। डॉक्टर एक टाइम पे सिर्फ एक ही पेशेंट को देख सकता है। मीन्स कि कोई इमरजेंसी वाला केस आया तो उसे देखना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा कि नेक्स्ट पेशेंट इसको लूँ या ना लूँ। यही डिसीजन सीपीयू शेड्यूलिंग लेता है। और नेक्स्ट लाइन लिखा है, सीपीयू वर्क्स ऑन वन प्रोसेस एट अ टाइम, सो ओएस मस्ट चूज वो रन फर्स्ट। मीन्स सिंपल मीनिंग यही है कि सीपीयू मल्टीटास्किंग जैसा लगता है हमको, क्योंकि वो एक टाइम पे कई हम जो जो क्लिक करते हैं, ब्राउजर खोलते हैं, वो सब कर देता है। लेकिन सीपीयू एक्चुअली में एक ही प्रोसेस को एक ही टाइम पे रन करता है। देखने में मल्टीटास्किंग लगता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही प्रोसेस को रन कर रहा होता है। और इसलिए ओएस को चूज करना ही पड़ेगा, पहले कौन और बाद में कौन। चूज वो रन फर्स्ट एंड वो रन लास्ट। रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ आप समझो कि एक टीचर होता है, वो एक ही टाइम पे एक स्टूडेंट को समझा सकता है, सबको एक साथ नहीं समझा सकता। बस यही एनालॉजी में ये लिखा है कि सीपीयू वर्क्स ऑन वन प्रोसेस एट अ टाइम, so OS must choose who run first। Next इधर important time terms, very important, ये बहुत important है, ध्यान से देखना। फर्स्ट है अराइवल टाइम। टाइम व्हेन प्रोसेस कम्स इनटू रेडी क्यू, मीन्स रेडी क्यू में कब आया प्रोसेस, इसको बोलते अराइवल टाइम। और कब उसने बोला कि सीपीयू को मुझे सीपीयू चाहिए, जो फर्स्ट आएगा वो बताएगा ना, वो मेरे को सीपीयू चाहिए, बस वही। वो आप ये समझ लो कि आप 9 बजे क्लास में आए तो आपका अराइवल टाइम क्या है, 9 PM, 9 AM, 9 PM जब भी आप क्लास में आए हो। इधर यही लिखा है, टाइम व्हेन प्रोसेस कम इनटू रेडी क्यू, मीन्स जब आप आ रहे हो उसको बोलते हैं अराइवल टाइम। अगर सीपीयू शेड्यूलिंग में प्रोसेस 0 टाइम पे आया तो उसका अराइवल टाइम 0 हो जाएगा, और प्रोसेस में और 2 टाइम पे आया तो उसका अराइवल टाइम 2 हो जाएगा। बस यही है अराइवल टाइम। सेकंड है बर्स्ट टाइम। टाइम नीडेड बाय अ प्रोसेस टू कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑन अ सीपीयू। सिंपल मीनिंग यही है कि प्रोसेस को सीपीयू पे कितना टाइम चाहिए। मीन्स कोई प्रोसेस काम कर रहा है तो उसको काम करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए, बस यही लिखा है। रियल लाइफ एग्जांपल क्या आप समझिए तो, आप होमवर्क कर रहे हैं और वो आपको कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 2 घंटे, 3 घंटे, बस वही तुम्हारा बर्स्ट टाइम होगा। अगर कोई सीपीयू में स्मॉल प्रोग्राम चल रहा है तो उसका स्मॉल बर्स्ट टाइम होगा, कोई बड़ा प्रोग्राम है तो उसका लार्ज बर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक चलेगा, बाद में ख़त्म होगा। कोई स्मॉल टॉपिक होगा तो वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बस यही है बर्स्ट टाइम। नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम। टोटल टाइम टेकन बाय अ प्रोसेस फ्रॉम अ अराइवल टू कंप्लीशन। मीन सिंपल मीनिंग में समझे तो कि प्रोसेस कब आया से लेकर कब कंप्लीट हुआ, उन दोनों के डिफरेंस को टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। मीन्स कि आप ये समझ लो कि आप क्लास में 9 बजे आए, लेकिन क्लास ख़त्म हुई 12 बजे, तो टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, आपने क्लास 12 बजे ख़त्म की, लेकिन आप क्लास में तो 9 बजे आ गए थे, तो उन हिसाब से आप 3 घंटे टोटल तो वो क्लास में थे, तो वही आपका टर्न अराउंड टाइम। अभी सीपीयू के एग्जाम्पल में ये समझ लें कि प्रोसेस अराइव्ड एट 2 टाइम, मीन्स वो टू टू टाइम को आया और कंप्लीट हुआ 10 टाइम को, तो उन दोनों का डिफरेंस होगा 8 यूनिट्स, बस वही है आपका टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या है, टाइम ऑफ प्रोसेस वेट्स इन रेडी क्यू, मीन्स वो प्रोसेस रेडी क्यू में रेडी होकर बैठा है कि कब बारी आएगी। वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। प्रोसेस ने एक्चुअल काम नहीं किया, सिर्फ लाइन में वेट किया है, बस वही हमको सर्च करना है कि
कितनी टाइम वेट किया। अब यही समझ लो कि डॉक्टर के क्लिनिक पे आप 2 घंटे थे, लेकिन आपकी बारी तो 30 मिनट में आ गई। और आपकी बारी कब आई? 2 घंटे आप उधर बैठे थे, लेकिन आपका बस टाइम मीन्स आपने कम्प्लीट कब किया? कम्प्लीशन टाइम क्या था आपका? 30 मिनट्स। मीन्स कि डॉक्टर ने आपको 30 मिनट देखा, तो 2 घंटे में से 30 मिनट ही डॉक्टर ने आपको देखा, तो आपने 1.5 घंटे उधर क्या किया? वेट ही किया लाइन में कि कब बारी आएगी, कब बारी आएगी। बस यही है वेटिंग टाइम। और सीपीयू के एग्जांपल के साथ आप ये समझो कि टर्न अराउंड टाइम क्या था हमारा? 10, और ये क्या है? 4, तो टोटल डिफरेंस कितने का है? 6। बस यही है वेटिंग टाइम। ये रिस्पॉन्स टाइम है। टाइम फ्रॉम अराइवल ऑफ प्रोसेस टू फर्स्ट टाइम सीपीयू इज गिवन। टाइम फ्रॉम अराइवल ऑफ प्रोसेस टू फर्स्ट टाइम सीपीयू इज गिवन मीन्स कि यही कहना कहता है प्रोसेस कब आया और सीपीयू कब मिला। जब वो प्रोसेस कब आया और उसको फर्स्ट टाइम सीपीयू कब मिला, वही वही है रिस्पॉन्स टाइम। फर्स्ट सीपीयू स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम। भी आप यही सोचो कि टीचर को आप क्लास में हो और क्वेश्चन पूछने के लिए हाथ उठाते हो, तो वो आपका अराइवल होगा क्योंकि आपने हाथ उठाया। लेकिन टीचर 5 मिनट बाद आपकी बात सुनती है या सुनता है, ये होगा आपका रिस्पॉन्स टाइम। इन दोनों का डिफरेंस मीन्स आप यही समझ लो कि सीपीयू के एग्जांपल से समझो कि प्रोसेस कितनी अराइवल आया 2 टाइम पे, और सीपीयू मिला उसको 6 टाइम पे, तो 6 टाइम माइनस 2 टाइम इक्वल टू 4 टाइम। मीन्स उसको रिस्पॉन्स मिलने में 4 यूनिट्स मीन्स 4 टाइम देरी हुई, तो वो टोटल होता है ना, बस डिफरेंस वही होता है रिस्पॉन्स टाइम। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं अल्गोरिदम्स पे। अल्गोरिदम्स पे चलने के पहले मैं आपको एक बार और ये सब याद दिला देता हूँ। अराइवल टाइम मीन्स कि कब आया, रेडी क्यू में कब आया प्रोसेस भाई। बस टाइम मीन्स कि कितने टाइम पे काम कंप्लीट हुआ, वो टाइम। टर्न अराउंड टाइम मीन्स टोटल सिस्टम का टाइम मीन्स कब कंप्लीट हुआ और कब आया, उन दोनों का डिफरेंस। वेटिंग टाइम मीन्स लाइन में वो वेट किया ना डॉक्टर के उधर, बस वही वेटिंग टाइम। रिस्पॉन्स टाइम पहली बार सीपीयू कब मिला और कब प्रोसेस आया, उन दोनों का डिफरेंस होगा रिस्पॉन्स टाइम। बस ये याद रखना। शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में फर्स्ट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS एल्गोरिदम। एक यह है FCFS का मीनिंग क्या होता है? इसकी जो प्रोसेस पहले आया वही प्रोसेस पहले चलेगा। वो कम फर्स्ट वो रन्स फर्स्ट, जस्ट लाइक अ क्यू एट अ टिकट काउंटर। मीन्स कि सीपीयू पहले ये समझते हैं वो कम फर्स्ट रन फर्स्ट, मीन्स कि सीपीयू किसी को जज नहीं करता, वो सिर्फ अराइवल ऑर्डर ही देखेगा। वो पहले वाला बंदा, दूसरा, तीसरा, वो जो लाइन बाय लाइन आएगा तो वो लाइन बाय लाइन ही देखेगा। वो बीच वाले किसी में आगे पीछे होगा तो वो नहीं देखेगा, वो उसको इग्नोर कर देगा, बस लाइन बाय लाइन ही देखेगा। जैसे बस स्टॉप पे लोग खड़े होते हैं, आपको पता होगा बस स्टॉप होता है, उधर लोग खड़े होते हैं, तो उधर क्या होता है? जो पहले आया वही पहले बस में चढ़ेगा, चाहे उसका काम छोटा हो या बड़ा, तो यही सिस्टम फॉलो होता है। हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, धक्का मुक्की करके लोग घुस जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको एग्जाम्पल समझने के लिए बस यही याद रखना है कि जो पहले आएगा वही पहले चढ़ेगा, जो पहले आया वही रन फर्स्ट होगा। समझ गए? अब आगे चलते। मीन्स कि अभी एक और बार जस्ट लाइक अ क्यूएटेड टिकट काउंटर मीन्स FCFS बिल्कुल क्यू सिस्टम जैसा काम करता है। क्यू सिस्टम मीन्स कि उधर क्यू में जो जो स्टोर होते हैं, जो प्रोसेस स्टोर होते हैं, वो कटिंग नहीं होते, किसी को प्रायोरिटी नहीं, जंपिंग नहीं, मीन्स कि वो आगे पीछे नहीं होते, वो लाइन बाय लाइन स्टोर हो गए। जैसे क्यू में स्टोर होते हैं ना, बस वही जस्ट लाइक अ टिकट काउंटर में आप लाइन में खड़े रहते हैं टिकट लेने के लिए, बस वही इधर भी क्यू में भी ये सेम ही होता है बस। और रियल लाइफ में आप समझे तो आप ये समझ लीजिए कि आप टिकट लेने लेट आए, पीछे लाइन में खड़े हैं सबसे आखिरी में, तो आपको टिकट पहले नहीं मिल सकता क्योंकि आपके आगे भी लाइन में कितने सारे लोग खड़े हैं। और जो बंदा पहले होगा टिकट में वो उसको पहले टिकट मिलेगा। वो कम फर्स्ट रन फर्स्ट, बस यही सीपीयू भी सेम काम करता है। अब टाइप में है नॉन प्रिम्पटिव। नॉन प्रिम्पटिव का मतलब क्या होता है कि सीपीयू बीच में वापस नहीं लिया जा सकता। मीन्स कि सीपीयू किसी को पहले मिल गया
ये वो कम फर्स्ट रन फर्स्ट वाला है, उसको सीपीयू पहले मिल गया तो उससे सीपीयू हम वापस नहीं ले सकते। कि वो वापस कब मिलेगा, नॉन प्रिमिटिव का मतलब समझा रहा हूँ। सीपीयू बीच में वापस हम नहीं ले सकते। वो फिनिश होगा ना प्रोसेस तभी सीपीयू वापस मिलेगा। तब तक जब तक एक प्रोसेस स्टार्ट है तब तक सीपीयू उससे वापस नहीं लिया जा सकता, बस वही। और आप रियल लाइफ में ये समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम हॉल है कोई, अगर कोई स्टूडेंट लिखना स्टार्ट करता है तो टीचर उसको बीच में बोलेगी नहीं कि भाई रुक जा, स्टॉप नहीं कराएगी हैंड राइटिंग, वो लिखता ही रहेगा। वैसे ही एग्जाम हॉल में जैसे होता है वही वही नॉन प्रिमिटिव का मतलब है। नॉन प्रिमिटिव का मतलब आप याद रख लो, सीपीयू बीच में लिया नहीं जा सकता किसी प्रोसेस से, अगर एक बार दिया गया हो तो। वन सीपीयू इज गिवन प्रोसेस रन टिल फिनिश, बस इधर भी यही लिखा है। सीपीयू एक बार क्या प्रोसेस जब तक ख़त्म नहीं होगा तब तक सीपीयू किसी के पास नहीं जाएगा। मीन्स बस काम ख़त्म होने तक ही सीपीयू मिल गया चलेगा। जब जब तक प्रोसेस चल रहा है तब तक ही आपके पास सीपीयू रहेगा, काम ख़त्म हो गया सीपीयू आपसे चला जाएगा। कोई नया प्रोसेस बीच में आएगा तो उसको करंट नहीं दिया जाएगा। बस आप ये याद रखो कि टीचर एक स्टूडेंट का वाइवा ले रहा है, जब तक वाइवा ख़त्म नहीं होगा अंदर बैठे हुए स्टूडेंट का तब तक बाहर वाले को एंट्री मिलेगी ही नहीं। बस यही है नॉन प्रिम्पटिव। एडवांटेज है वेरी सिंपल, मीन्स एफसीएफसी समझना बहुत आसान है कि उसमें रूल नहीं होते, कोई मैथ्स नहीं होता, कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन आते हैं सब लोग। और जो लास्ट में आएगा उसका लास्ट का होगा, फर्स्ट में आएगा उसका फर्स्ट का होगा, इसीलिए वेरी सिंपल है समझना। और नो क्या लिखा है दूसरा एडवांटेज, नो स्टारवेशन। स्टारवेशन उसका मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस को कभी सीपीयू ना मिलना। मीन्स कोई प्रोसेस होता है उसको सीपीयू ना मिलना, मीन्स कि आप ये समझ लो कि एफसीएफएस में हर प्रोसेस को श्योरली सीपीयू मिलता ही है, लेकिन बस लाइन में चाहे लास्ट में हो लेकिन बस आएगी तो तुम्हारा नंबर आएगा, बस वही एग्जांपल याद रखना है। आप लाइन में खड़े हो बस स्टॉप पे तो बस आएगी तो आपका भी नंबर आएगा ही, मीन्स वैसे ही। नो स्टारवेशन मीन्स सीपीयू ऐसा है कि सबको मिलेगा, जो जो प्रोसेस लाइन में है उन सबको मिलेगा, क्यू में जो जो स्टोर है रेडी क्यू में वो सबको प्रोसेस मिलेगा, इसीलिए नो स्टारवेशन लेगा। ऐसा कोई नहीं होगा कि उसको सीपीयू नहीं मिलेगा, इसीलिए नो स्टारवेशन लिखा है। इजी टू अंडरस्टैंड लिखा है, मीन्स अब इजी टू अंडरस्टैंड मीन्स स्टूडेंट होता है इसको इजीली याद रख सकता है, क्योंकि एग्जाम में लिखना भी उसके लिए आसान होगा, क्योंकि वो लाइन बाय लाइन वाला प्रोसेस उसको याद आ जाएगा। जो पहले आया वही पहले पाएगा, इससे ज़्यादा सिंपल रूल क्या हो सकता है भाई। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज में हमने लिखा है लार्ज वेटिंग टाइम। अब लार्ज वेटिंग टाइम क्यों होता है, लार्ज वेटिंग टाइम इसलिए होता है कि मान लो आपके पहले कोई बहुत बड़ा प्रोसेस आ गया, अब उसको सीपीयू मिल गया भी, वो बहुत देर तक चलता रहेगा, जब तक वो ख़त्म नहीं होगा वो आपको प्रोसेस नहीं मिलेगा। मान लो वो प्रोसेस 1 घंटा चला तो आप तो उसके पीछे फंस गए ना, आपका काम 5 मिनट का ही लेकिन वो आगे आपके है तो उसको ख़त्म होने देना पड़ेगा ना, इसीलिए लार्ज वेटिंग टाइम ये डिसएडवांटेज है उसका। और वो भी याद रख सकते हो डॉक्टर वाला, वो पहले पेशेंट आएगा उसका कुछ मान लो ऑपरेशन चल रहा है वो 2 घंटे तक चल सकता है, तो बाकी सब पेशेंट तो वेटिंग करेंगे क्या, कि डॉक्टर एक ही है। दूसरा लिखा है कॉन्वे इफेक्ट, स्मॉल जॉब्स वेट बिहाइंड बिग जॉब्स, बस वही हमने समझा है ना अभी। और ये एक दूसरे एग्जांपल समझ लो, एक स्लो ट्रक आगे चल रहा है हाईवे पे, लेकिन उधर वो वन वे हाईवे है, मीन्स एक ही लाइन पे एक ही कार या कुछ चल सकता है, तो ट्रक के पीछे कार छोटी छोटी कार से वो स्लो चलती है क्योंकि वन वे है और आगे बाजू में से निकलने की जगह नहीं है, इसीलिए ट्रक जब तक बिग प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा उसके पीछे वाले स्मॉल प्रोसेस चल नहीं सकते। बेस्ट फॉर सिंपल सिस्टम, मीन्स एफ सी एफ एस सिंपल है ओएस का, बेसिक सिस्टम के लिए ठीक है, जहाँ परफॉर्मेंस क्रिटिकल नहीं है। इसमें क्रिटिकल कुछ नहीं है, ये एल्गोरिदम में, ये एल्गोरिदम लाइन बाय लाइन ही चलता है। जैसे आप ये समझ लो कि स्मॉल ऑफिस होता है उसका कंप्यूटर जहाँ सिर्फ बेसिक काम होता है, बस वही बेसिक काम जहाँ होता है ना वही सिंपल सिस्टम, ऐसा समझ लो। नॉट गुड फॉर इंटरेक्टिव सिस्टम, मीन्स जिसमें जो सिस्टम में आपको कीबोर्ड से इनपुट माउस से क्लिक फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए उधर नहीं होता। मीन आप ये समझ लो कि आप मोबाइल फ़ोन ओपन कर रहे हो
में आपको कितना टाइम लगेगा मोबाइल फ़ोन चालू करने में? 10 सेकंड से भी कम लगेगा ना, 10 सेकंड से भी कम। तो उसके लिए अवेलेबल नहीं है एफ सी एफ एस। एफ सी एफ एस उसी के लिए अवेलेबल है जो लाइन बाय लाइन काम करता है, जो सीधा चलेगा, जो रास्ते में कुछ आड़ा अवड़ा नहीं करेगा, मीन्स गोलमाल कुछ नहीं करेगा, सीधा चलेगा, उसके लिए ही एफ सी एफ एस है। आगे हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ अल्गोरिदम्स में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया वही पहले गए, जो पहले आया वही पहले जाएगा, बस वही। एफ सी एफ एस सीपीयू बीच में किसी को नहीं रोकता। हाँ, एटीएम लाइन में आप ये भी सोच सकते हैं कि एटीएम लाइन में आप खड़े हो तो पहले पैसा निकालेगा वही जो पहले खड़ा होगा, बस। और ये इधर प्रोसेस दिया है P0 P1 P2 P3, ये प्रोसेस है। ये लाइन बाय लाइन ये प्रोसेस का नाम, ये अराइवल टाइम में मीन्स जब ये प्रोसेस आया 0 1 3 बजे 5 बजे, बस ये अराइवल टाइम है। बस टाइम क्या है इसका? 10 6 2 4, मीन्स कि ये कंप्लीट कब हुआ है ना, वो प्रोसेस आया और कंप्लीट हुआ, उन दोनों के डिफरेंस होता है। बस वो जब प्रोसेस आएगा 10 6 2 4, और ये फिनिश टाइम है। फिनिश टाइम, फिनिश टाइम क्या होता है? ये दोनों के दो डिफरेंस है ना, बस वो मल्टीप्लाई होता जाता है। हम आगे देखने वाले हैं, रुकिए। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीट हुआ प्रोसेस, उसके बाद माइनस करना पड़ता है जब प्रोसेस आया। ये फिनिश टाइम है, कंप्लीट हुआ प्रोसेस, और उसके ये आया हुआ, इन दोनों का डिफरेंस होता है टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम क्या है? वेटिंग टाइम यही है कि जब वो ये टर्न अराउंड टाइम है ना, उसमें से हमने ये बस टाइम बात कर दिया, इसकी प्रोसेस जब आया और कंप्लीट हुआ, बस वही बस टाइम बात कर दिया, ये वेटिंग टाइम है। बस टाइम मीन्स उसको कितना टाइम चाहिए कंप्लीट करने के लिए, वही। तो फर्स्ट आपको क्या करना है? फर्स्ट आपको ये गैंट चार्ट लिखा है ना, ये चार्ट वो ड्रॉ कर देना है आपको। कैसे ड्रॉ करना है? बाय वन ड्रॉ करना है। फर्स्ट आपको देखने का P0 प्रोसेस है, अराइवल कब हुआ? 0। बस टाइम क्या है उसका? 10, मीन्स ये उतनी देर तक वो काम चला 0 से 10 तक। तो आपको फर्स्ट क्या लिखना है? 0 से 10, क्योंकि उसका स्टार्ट टाइम तो 0 है, और बस टाइम मीन्स वो प्रोसेस चल रहा है और कंप्लीट हुआ वो 10 बजे कंप्लीट हुआ। तो उन दोनों का फिनिश टाइम क्या मिलेगा हमको? 10, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होकर 10 पे कंप्लीट होता है, तो फिनिश टाइम है 10। तो हमको पहले लिख देने का P0 रिजर्व हो गया 0 से 10 तक। फिर P1 प्रोसेस की बारी, उसका स्टार्ट टाइम क्या होगा? 10, क्योंकि ये तो अराइवल टाइम है, लेकिन स्टार्ट टाइम क्या होगा? 10, क्योंकि क्लास 10 बजे ख़त्म होगी तभी दूसरा प्रोसेस एक्सेस कर पाएगा। ये 10 दूसरा प्रोसेस 10 बजे शुरू होगा, उसका बस टाइम क्या है? 6 बजे, मीन्स कि 10 to 6 ये वर्क करेगा P1 प्रोसेस, और 10 to 6 और दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 16, वो होगा हमारा फिनिश टाइम। मीन्स 10 to 16 के बीच 6 का गैप है, देखा? बस यही है फिनिश टाइम, मीन्स कि 10 to 16 के बीच P1 होगा, वो उस क्लास में स्टडी कर रहा है, तो उस बीच कोई नहीं आएगा P1 10 to 16 के बीच। अब आपको देखना है प्रोसेस नंबर 2, जो कि अराइवल टाइम 3 है। अराइवल टाइम आपको फर्स्ट ही देखना है, बाद में उसका बस ऐसे ही चलता रहेगा। और बस टाइम मीन्स 2, बस टाइम उसका 2 है, मीन्स वो 2 बजे तक काम कर रहा था, 6 बजे से 2 बजे तक काम कर रहा था। तो वो उसका स्टार्टिंग टाइम क्या होगा? स्टार्टिंग टाइम वही होगा जो अगली वाली प्रोसेस का फिनिशिंग टाइम होगा। अगली वाली प्रोसेस कहाँ फिनिश हुई? 16। तो ये नेक्स्ट स्टार्ट कहाँ होगी? इधर से, उस उन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, इधर 2 और 16, 16 प्लस 2 इक्वल टू 18। तो P2 प्रोसेस के और 16 और 18 के बीच 2 का डिफरेंस है, तो P2 कहाँ होगा? बस 18 पे ख़त्म हो गया P2। अभी नेक्स्ट प्रोसेस है P3, वो अराइवल टाइम 5 है लेकिन बस टाइम 4, मीन्स कि वो 2 से 4 बजे तक काम कर रहा था। ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि उसका कंप्लीशन टाइम 4 घंटे था, मीन्स वो 4 घंटे काम किया उधर। 4 घंटे काम करेगा तो कोई अगला प्रोसेस 18 पे ख़त्म होगा, तभी तो ये 4 पे शुरू होगा ना। बस ये दोनों का मल्टीप्लाई करो और 22, ये P3 रिजर्व हो गया 18 to 22।
और एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। अराइवल टाइम आप देख लो, ये अराइवल टाइम आपको फर्स्ट ही देखना होता है। बर्स्ट टाइम मीन्स क्या, कि जब तक वो कोई प्रोसेस से, हमने बोला था ना वो स्टूडेंट को होमवर्क मिला है 2 घंटे का, वो कब खत्म करता है, वो जो होमवर्क मिला है वो बस टाइम है, कब खत्म करेगा वो फिनिशिंग टाइम होगा, ठीक है। बस वो 0 से स्टार्ट हुआ P0 प्रोसेस, और 10 पे वो 10 तक का उसको काम मिला है, लेकिन वो ख़त्म कब कर रहा है, 10 बजे, तो P0 हो गया रिजर्व। दूसरा है P1 प्रोसेस, वो उसका अराइवल टाइम है 1, उसको काम मिला है 6 घंटे का। कितने घंटे का, 6 घंटे का। वो ख़त्म कब तक कर रहेगा, जब तक वो इसके अगले वाला ख़त्म हो गया तब ये शुरू कर पाएगा ना भाई। तो ये 10 बजे ख़त्म होगा, तो ये 10 बजे से 6 बजे तक ये करेगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 16। अभी P2 प्रोसेस, उसका अराइवल टाइम क्या है, 3, उसका बर्स्ट टाइम मीन्स उसको 2 घंटे का काम मिला है, तो वो 2 घंटे का काम कब कर पाएगा, जब अगले वाला प्रोसेस ख़त्म होगा। मीन्स ये 16 पे ख़त्म होगा, तभी तो ये 2, मीन्स ये 16 से 2 तक चलेगा, मीन्स दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स 18, टोटल 18 पे ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 16 पे जगह खाली होगी तभी तो ये काम शुरू करेगा। तो 2 घंटे तो इसका काम है, तो ये 16 + 2 = 18। P3 प्रोसेस, ये इसका अराइवल टाइम 5 है, वो 5 बजे आ जाता है, लेकिन उसका काम 4 घंटे का है। तो अगला प्रोसेस 18 तक ख़त्म होगा, तो ये 18 से 4 तक मीन्स कि 22, टोटल 22 तक काम ख़त्म कर चुका होगा। आपको एक ये चार्ट में भी यही दोहराना है, 0 से 10, P0, P1 कब तक चलेगा, हमने बताया 16 तक, P2 18 तक, P3 22 तक। इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन ही चलेगा प्रोसेस। अभी बाद में हम देखते हैं। कंप्लीशन टाइम तो हमने देख लिया। कंप्लीशन टाइम यही होता है जब वो स्टूडेंट होता है उसका वाइवा ख़त्म होगा एक स्टूडेंट का, तभी दूसरा स्टूडेंट एंट्री मारेगा, बस वही। अभी टर्न अराउंड टाइम देखते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, मीन्स कि जब आपका काम फिनिश होगा उसमें से जब वो जो आ रहा है, जब वो आएगा, उन दोनों के डिफरेंस को ही हम बोलेंगे टर्न अराउंड टाइम। बस वही है, देख लो, 10 - 0 10, 16 - 1 15, 18 - 3 15, 22 - 5 17। बस ये टर्न अराउंड टाइम यही है। वेटिंग टाइम क्या है, वेटिंग टाइम वही होगा जो टर्न अराउंड टाइम में से बस टाइम बात होगा। मीन्स टोटल टाइम और टर्न अराउंड टाइम होगा ना, उसमें से जब तक वो बंदे का काम है 10, उसका 10 घंटे का काम है, और ये टर्न अराउंड टाइम क्या है इसका 10, तो 10 में से 10 जाएगा तो 0, मीन्स ये उसका टोटल टाइम है। लेकिन बारी कब तक आएगी, उन दोनों का डिफरेंस होगा वेटिंग टाइम। अब देख, नेक्स्ट यही है, 15 - 6 9, 15 - 2 13, 17 - 4 13। और अब एवरेज टाइम की बात करते हैं। कई न्यूमेरिकल में एवरेज टाइम भी पूछा जाता है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, ये टर्न अराउंड टाइम सबका मल्टीप्लाई करके उन जितने प्रोसेस थे उनको डिवाइड कर देने का, बस वही होगा टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम का भी यही है, जितने प्रोसेस थे उनका मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देने का, जितने थे उतने। अब देखते हैं नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये दूसरा एल्गोरिदम है, SJF। इसका क्या मीनिंग होता है, प्रोसेस का काम सबसे छोटा है उसको पहले देता है, CPU उसको पहले देता है। मीन्स कि आप ये समझ लो कि जिस प्रोसेस का काम सबसे छोटा होगा, बस टाइम, जिसका बस टाइम छोटा होगा उसको CPU पहले देगा। आपको ये याद रखना है। यहाँ पे अराइवल ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जिसमें वो फर्स्ट में था ना FCFS में, लाइन बाय लाइन सबको लेते थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जो जिसका स्मॉलेस्ट बस टाइम होगा उसको फर्स्ट CPU मिलेगा। मीन्स आप ये समझ लो कि कोई शॉप है, उधर एक कस्टमर होता है, उसका काम 5 मिनट का है, दूसरे कस्टमर का काम 1 घंटे का है।
तो वो 5 मिनट वाले बंदे का फर्स्ट काम करेगा और 1 घंटे वाले का बाद में। एफसीएफएस में आपको इंतजार करना पड़ता था जब तक कोई बड़ी प्रोसेस का काम खत्म नहीं होता, लेकिन ये एल्गोरिदम है ना, उस काम को बहुत शॉर्टेज कर देता है, क्योंकि बड़ी प्रोसेस वाले को उधर इधर इम्पोर्टेंस ही नहीं देता, इधर छोटे वाले का काम पहले कर देता है, क्योंकि जल्दी खत्म हो, जल्दी फ्री हो जाए छोटे वाले कस्टमर, छोटे वाले टाइम वाला कस्टमर। अब हम समझते हैं ये एल्गोरिदम। प्रोसेस विथ स्मॉलेस्ट बस्ट टाइम रन फर्स्ट। इस एल्गोरिदम का मेन आइडिया क्या है पता है? वो रेडी क्यू में जितने भी प्रोसेस अवेलेबल है ना, तो रेडी क्यू में स्टोर होके वो रेडी होंगे है ना प्रोसेस अवेलेबल, उनमें से जिसका बस टाइम कम होगा ना, वही सीपीयू पहले लेगा। मीन्स कि वो स्टोर पड़े, वो रेडी है सब रन होने के लिए प्रोसेस, उनमें से सबका बस टाइम पहले देखा जाएगा, जिसका भी कम होगा ना उसको पहले सीपीयू दे देगा। मीन्स कि उसके पास उधर उसका ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट का देखेगा, दूसरा किसका सबसे कम है उसको मिलेगा। और आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई टीचर होता है, टीचर उसके पास 4 नोटबुक्स है, एक 1 पेज वाली, एक 2 पेज वाली और एक 5 पेज वाली। तो फर्स्ट वो 1 पेज वाली चेक करेगा ताकि 1 पेज वाला स्टूडेंट जल्दी फ्री हो जाए, फिर वो 2 पेज वाली करेगा और फिर 5 पेज वाली। और नॉन प्रिम्पटिव हमने इसके पहले भी देखा था, मीन्स कि जब एक प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो बीच में नहीं रुकेगा। मीन्स एक प्रोसेस को सीपीयू मिल गया तो जब तक काम खत्म नहीं होगा उसके पास से सीपीयू नहीं लिया जाएगा। एक स्टूडेंट आंसर लिखना स्टार्ट करता है, उसका एग्जाम्पल हमने पिछले वाले वीडियो में दिया था, आपको याद होगा, एफसीएफएस में, कि एक स्टूडेंट जब एग्जाम के टाइम आंसर लिखना शुरू करेगा तो टीचर उसको नहीं रोकेगा। बस वही नॉन प्रिम्पटिव है, जब तक एक प्रोसेस चल रहा होगा सीपीयू दूसरे प्रोसेस को नहीं मिलेगा। और अब इसका एडवांटेज है मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम। मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम मीन्स कि यही सबसे बड़ा बेनिफिट है इस एल्गोरिदम का, एसजेएफ का। ओवरऑल वेटिंग टाइम कम होता है क्योंकि छोटे काम पहले कंप्लीट हो जाता है, छोटा काम होता है ना वो पहले ले ही लेता है, कंप्लीट कर देता है, बाद में बड़ा काम रखता है, इसलिए इसमें वेटिंग टाइम कम रहेगा। लेकिन उसमें ज़्यादा था क्योंकि कोई प्रोसेस बड़ा आ गया 1 घंटे का तो वो ख़त्म नहीं होगा तब तक दूसरा भी शुरू नहीं होगा, भले ही उसका काम 2 मिनट का हो, इसलिए इसका मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम कम होता है। आप ये भी समझ सकते हो कि वो डॉक्टर वाला एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में भी लिया था, उसमें डॉक्टर वाला हमने कैसे लिया था? डॉक्टर वाला उसमें हमने ऐसे लिया था कि पेशेंट का कोई, मान लो कोई किसी का ऑपरेशन 2 घंटे तक चला तो बाकी के पेशेंट वेट करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। कोई छोटा ऑपरेशन होता है जिसकी प्रॉब्लम छोटी है तो उसको पहले लिया जाएगा। गुड फॉर शॉर्ट जॉब्स, गुड फॉर शॉर्ट जॉब्स मीन्स कि छोटे बस टाइम वाले प्रोसेस को जल्दी सीपीयू दे देता है। बस वही हमने भाई बोल दिया आपको, बस टाइम जिसका छोटा होगा उसको सीपीयू जल्दी में आ जाएगा, वो क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो गया, बस वही। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज फर्स्ट टाइम प्रेडिक्शन इज डिफिकल्ट मीन्स और इसको पहले से पता होगा कि प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा। आप रियल लाइफ में ये एक्यूरेट पता लगाना मुश्किल है क्योंकि टीचर को पहले से कैसे पता होगा कि कौन सा स्टूडेंट कितने टाइम में आंसर लिखेगा। वैसे ही एसजेएफ प्रैक्टिकल सिस्टम में हार्ड होता है क्योंकि उसको पता नहीं होता कि कौन सा कंप्लीट कब होगा, इसीलिए बस टाइम प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट होगा थोड़ा, ये डिसएडवांटेज है उसका। दूसरा क्या डिसएडवांटेज है कि लॉन्ग जॉब्स में स्टर्व मीन्स कि स्टर्वेशन का हमने मतलब इसके पहले मैं समझा था कि लॉन्ग प्रोसेस को बहुत देर तक सीपीयू मिलेगा, हमने कहा था कि ये डिसएडवांटेज है उसका, क्योंकि लॉन्ग प्रोसेस है ना उसको बहुत देर तक सीपीयू ना मिलना मीन्स कि कोई बड़ा प्रोसेस होगा उसको सीपीयू मिलेगा ही नहीं क्योंकि छोटे छोटे प्रोसेस का ही बारी आता जाएगा। ये लॉन्ग प्रोसेस जॉब होता है ना उसके लिए ये एल्गोरिदम थोड़ा डिफिकल्ट है कि छोटी प्रॉब्लम वाले पेशेंट आते ही रहेंगे, तो कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा, किसी को ऑपरेशन करवाना है तो वो देर करता है, वो बैठा ही रहेगा वेटिंग में, इसीलिए लॉन्ग जॉब में टर्म लिखा है इधर। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो हम एग्जाम्पल देखेंगे। अब एग्जाम्पल है शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का प्रोसेस। पहले आप ये याद रखना
कि उसके पहले, इसके पहले था FCFS, उसमें ऑर्डर फॉलो होता था, लेकिन इसमें ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। इसमें जिसका बस टाइम कम होगा उसको पहले मौका मिलेगा, लेकिन लेकिन प्रोसेस स्टार्ट हमेशा जीरो से ही होगा। इसमें पहले जीरो वाला ले लेने का, बाद में बस टाइम देखने का कि किसका कम है, समझ गए? ठीक है, तो पहले कौन आया? जीरो, क्योंकि अभी जीरो एक ही है, ये तीन अभी नहीं आए हैं। आप ऐसा सोचो कि ये तीन अभी आए नहीं है, ये जीरो एक ही है क्लास में। तो टीचर क्या करेगा क्लास में, हम वो टीचर का एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये समझाऊंगा। तो टीचर क्या करेगा, इसका पहले ले लेगा, और ये ख़त्म कब होगा, इसका बस टाइम मीन्स ये 10 घंटे तक का इसका काम है, तो ये 0 से 10 तक ये आ गया। बाद में अब क्या होगा, अभी ये तीन आ चुके हैं, 1, 3 और 5। तो अब उसका बस टाइम देखा जाएगा कि जिसका बस टाइम सबसे कम होगा उसको मौका मिलेगा। तो अब बस टाइम किसका कम है, तो ये 2 का, तो ये 2 को मौका दिया जाएगा, क्योंकि अब बस टाइम कम उसी का है, तो 2 को मौका मिलेगा। P2 प्रोसेस को मौका मिलेगा, P0 के बाद P2 मीन्स ये 10 को ये ख़त्म हुआ, तो ये 2 मीन्स 12 को ये P2 ख़त्म हो जाएगा। बाद में देखा जाएगा, और 4 और 6 ये 2 बाकी है। अब इनमें से बस टाइम किसका स्लो है, वो कम है, तो इनमें से कम किसका है, P3 का, तो वो 4, तो P3 चलेगा पे फर्स्ट मीन्स P3, उसके बाद P2 कहाँ ख़त्म हुआ था, 12 पे, तो P3 कहाँ ख़त्म होगा, 16 पे, क्योंकि 4 इसका टाइम 4 घंटे का काम है, तो ये 12 से 16 तक P3 चलेगा। और आखिर में कौन बचा, ये P1 6 वाला, तो उसका 16 से 22 तक वो चलेगा, मीन्स वो दोनों के बीच टोटल 6, 16 + 6 22। बस यही होगा प्रोसेस, क्योंकि ये SJF है, तो इसमें शॉर्टेस्ट जॉब को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी, बट प्रोसेस स्टार्ट हमेशा जीरो से ही होगा। ये देख लेना आप लोग एक बार अच्छे से, इसके एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेना, और ये चार्ट ड्रॉ करना ना भूले। कंप्लीशन टाइम एक बार देख लो, P0 कहाँ पे ख़त्म हुआ, 10 पे, P2 12 पे, P3 16 पे, और आखिर में P1 22 पे। फिर टर्न अराउंड टाइम देख लो आप, फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम, 10 - 0 10, 22 - 1 21, 12 - 3 9, 16 - 5 11। लास्ट वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, 0 माइनस टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम मीन्स 10 - 10 0, 21 - 6 50, 9 - 2 7, 11 - 4 70। और आप इनका एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी ले लेना, ये सब का मल्टीप्लाई करके जितना भी प्रोसेस है उसको डिवाइड कर देने का। वेटिंग टाइम में भी सेम, जितना भी प्रोसेस है उसको मल्टीप्लाई करके जितना प्रोसेस है उसको डिवाइड कर देने का। तो दोस्तों, इन इस चैप्टर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट फिनिश इज फर्स्ट में हमने क्या सीखा कि एवरेज वेटिंग टाइम जिसका कम होगा उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगा, मीन्स कि जिसका काम कम टाइम का है उसको पहले हम प्रायोरिटी देंगे। अब नेक्स्ट एल्गोरिथम हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट एल्गोरिथम है SRTF और SRTN, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट और नेक्स्ट, दोनों एक ही है। ये एल्गोरिथम एग्जाम में कम आता है, या फिर ऐसा कह लो कि बहुत कम आता है, और ये एल्गोरिथम आप नहीं करके जाएंगे भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक बार देख जरूर लेना, अगर गलती से भी आ गया GTO है भाई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो देख, प्रोसेस विथ लास्ट रिमेनिंग टाइम गेट्स CPU, उसको बाद में देखेंगे, पहले हम ये शब्द का मतलब समझते कि SRTF और SRTN का मतलब क्या होता है। तो आप ये समझे कि जिस प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम सबसे कम हो, मीन्स कोई प्रोसेस में 2 4 6 है, तो उसमें से सबसे कम किसका है, 2 का, तो बस वो उसी पे ध्यान अभी CPU देगा, उसी पे ध्यान देगा CPU, क्योंकि वो दूसरा कुछ नहीं देखेगा, सबसे कम किसका है तो वही सोचेगा। बाद में वो कोई भी हो, जैसे इसके पहले SJF में था ना, बस उसी इसमें भी सेम ही है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, ये प्रिमिटिव वर्जन है और वो नॉन प्रिमिटिव वर्जन था। इसके नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव प्रॉब्लम क्या है कि नॉन प्रिमिटिव में है ना, हम CPU को कभी रोक नहीं सकते थे बीच में,
लेकिन प्रिमिटिव वर्जन को रोका जा सकता है बीच में, और इसीलिए ये दोनों प्रॉब्लम, बस वही डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही होगा। चलो देखते हैं। इसमें टोटल बस टाइम नहीं देखा जाएगा, रिमेनिंग टाइम होगा ना वो कंपेयर होगा। हमने उधर टोटल बस टाइम देखा था, लेकिन इधर रिमेनिंग टाइम होगा ना कंप्लीट, कंपेयर वही होगा। मीन्स कि अभी आगे देखेंगे हम। आप सोचो कि आप एक रेस्टोरेंट में गए हो, एक डिश बनने में वो बोलेगा वेटर की 2 मिनट लगेगा, दूसरे डिश बनने में 10 मिनट लगेगा। तो वेटर तो पहले क्या करेगा, अंदर जाके वही कहेगा ना कि 2 मिनट वाली डिश फर्स्ट कंप्लीट करो। बस वही है, ये इसका कॉन्सेप्ट वही है। हम आगे देखते हैं। प्रोसेस विथ लिस्ट रिमेनिंग टाइम गेट्स सीपीयू। रेडी क्यू में जो प्रोसेस चल रहा है, अगर नया प्रोसेस आए और उसका रिमेनिंग टाइम कम हो तो वो नया प्रोसेस को मिल जाता है सीपीयू। हमने बताया था ना, कोई वो रेडी क्यू है, उधर सब रेडी होके बैठे हैं। अभी उसमें सब रेडी है, लेकिन उसमें कोई सबसे कम है, उससे भी कम वाला आ गया, तो वो क्या करेगा, प्रोसेस को स्टॉप करेगा। वो प्रोसेस को स्टॉप करके उसको अंदर ले लेगा, जिसका वो कम है, वो आया ना, वो उसको कम है उसको भी ले लेगा। इसीलिए इसको प्रिमिटिव वर्जन कहा गया है। और आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि टीचर क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहा है, मीन्स आप ये समझे कि 10 मिनट का टॉपिक है वो पढ़ा रहा है, लेकिन 2 मिनट से कोई बाहर का आया, बाहर से कोई आया और वो कुछ नोटिस लेकर आया, तो टीचर पहले नोटिस कंप्लीट कर लेगी, क्योंकि वो उसमें सिर्फ 2 मिनट लगेगी, लेकिन वो टॉपिक तो 10 मिनट का है ना। अभी ये इधर लिखा है ना, प्रिमिटिव वर्जन ऑफ एसजेएफ, उसका मीनिंग वही है कि करंट प्रोसेस को बीच में रोका जा सकता है, हमने अभी कहा। अब आप ये ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप कहीं कंपनी में काम कर रहे हैं और आप रिपोर्ट बना रहे हैं, किसी चीज़ का रिपोर्ट बना रहे हैं, लेकिन आपका बॉस है उस वो आपको कुछ अर्जेंट काम दे देता है, तो आप पहले क्या करेंगे, आप रिपोर्ट तो साइड में रख देंगे, पहले बॉस का काम करेंगे ना, अर्जेंट। बस यही है प्रिमिटिव वर्जन ऑफ एसजेएफ। हाउ इट इज वर्क्स, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। न्यू सोर्स प्रोसेस अराइव्ड, करंट प्रोसेस इज स्टॉप्ड। हमने अभी कहा सीपीयू चल रहा है, लेकिन रेडी क्यू में कोई प्रोसेस ऐसा आया जिसका करंट टाइम कम है, तो वो स्टॉप करके उसको ले लेगा। बस वही, वो डॉक्टर पेशेंट वाला भी इधर देख सकते हो आप एग्जाम्पल की। डॉक्टर एक पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन अचानक इमरजेंसी आ गई, तो पेशेंट अचानक इमरजेंसी वाला पेशेंट कोई आएगा, तो डॉक्टर पहले इमरजेंसी वाले को ही हैंडल करेगा, बाकी सबको भी छोड़ देगा, वो अपना काम दूसरा का स्टॉप कर देगा और ये इमरजेंसी वाले का पे ले लेगा। शॉर्टर रिमेनिंग टाइम प्रोसेस रन, मीन्स कि स्टॉप होने के बाद सीपीयू मिलता है। प्रोसेस जब स्टॉप होगा ना तभी सीपीयू मिलेगा। मीन्स कि आप ये सो कि जिस प्रोसेस का रिमेनिंग टाइम सबसे कम है उसको सीपीयू फर्स्ट मिलेगा ना भाई। रियल लाइफ में आप ये समझ सकते हो कि टीचर है, एक स्टूडेंट को 10 मिनट और लगेंगे, और दूसरे को 2 मिनट। एक को 10 मिनट लगता है, दूसरे को 2 मिनट। टीचर क्या करेगा, टीचर पहले यही कहेगा कि 2 मिनट स्टूडेंट, 2 मिनट वाले का काम खत्म होने दो। बस यही है शॉर्टर रिमेनिंग टाइम प्रोसेस रन। बेस्ट रिस्पॉन्स टाइम, इसकी बेस्ट रिस्पॉन्स टाइम मीन्स आप ये समझ सकते हो कि प्रोसेस प्रोसेस होती है ना, कई सारी प्रोसेस, उसको जल्दी सीपीयू मिल जाता है, इसीलिए वो रिस्पॉन्स फास्ट दे देता है। जैसे ही आपके मोबाइल में व्हाट्सअप में कोई किसी का मैसेज आया और आप ऑनलाइन है अभी, आपने देख लिया, तो आप रिस्पॉन्स उसको फास्ट दे देंगे, क्योंकि आपका मोबाइल ऑन है, इसीलिए। लेस वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम कम होता है, लेकिन कैसे वो देखते हैं। आप ये समझे कि वेटिंग टाइम कम इसीलिए कि छोटे प्रोसेस है ना, उसको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। कोई 1 घंटे वाला प्रोसेस है ना, उसके पीछे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, उसको जल्दी बुला लेगा, इसलिए एवरेज वेटिंग टाइम कम होता है। क्योंकि छोटे प्रोसेस होता है ना, उसका काम जल्दी जल्दी ख़त्म होता है। आप कहीं कोई शॉप पे लेने जाएंगे, तो उधर आपका काम 1 मिनट का है, दूसरे का ज़्यादा है, लिस्ट थोड़ा लंबा है उसका, 5-10 मिनट हो सकते हैं, 20 मिनट, तो आपका काम वो जल्दी ख़त्म कर देंगे क्योंकि आप फ्री हो जाए। बस इसीलिए। डिसएडवांटेज देखते हैं। मोर कॉन्टेक्ट स्विचिंग, मीन्स प्रोसेस बार बार
रुकता और चलता है, वो कैसे वो देखते हैं। इसलिए सीपीयू को एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करना पड़ता है। आप ये समझिए कि टीचर बार बार टॉपिक चेंज करे तो क्लास में टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा। और दूसरी तरफ से आप ये भी समझ सकते हैं कि रेडी क्यू में सब रेडी है, लेकिन कम वाले आते ही रहेंगे तो वो प्रोसेस बार बार स्टॉप करेगा और दूसरा शुरू नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो स्टॉप करके करके चलाएगा तो गाड़ी और लोकल ट्रेन नहीं चलती है, स्टॉप करके करके हर स्टेशन पे रुकती है, बस उसके जैसी हालत हो गई। इसीलिए इसको डिसएडवांटेज में रखा गया कि मोर कॉन्टेक्ट स्विचिंग। स्टारवेशन पॉसिबल, स्टारवेशन कैसे पॉसिबल है वो देखते हैं। अगर शॉर्टेज प्रोसेस आते ही रहे तो लॉन्ग प्रोसेस वेट ही करता रहेगा। मीन्स अगर लोकल ट्रेन है और वो हर स्टेशन पे रुकती ही रही, तो जो कोई बड़ा स्टेशन होगा उधर कई सारे लोग जो वेट कर रहे होंगे वो वेट ही करते रहेंगे, उसके जैसा होगा। अब हम एग्जांपल इसका देख लेते हैं। एग्जांपल में देखते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम नेक्स्ट। इसका एग्जांपल थोड़ा अलग है उन दोनों से, क्योंकि एफ सी एफ एस और एस सी एफ दोनों का एडवांस वर्जन है ये, क्योंकि वो दोनों हम समझ चुके हैं तो ये भी समझ आ ही जाएगा आप सबको। चलो देखते हैं। आपको रूल फर्स्ट तो याद रखिए इसका, कि जिसका रिमेनिंग टाइम सबसे कम होगा सीपीयू उसी को मिलेगा रिमेनिंग टाइम। आपको याद रखना है कि रिमेनिंग टाइम, नया प्रोसेस आए और कंपैरिजन होगा, नया प्रोसेस आए उसका कंपैरिजन होगा। मीन्स जो नया प्रोसेस आएगा उसका कंपैरिजन होगा। अगर उसका कम होगा तो उसको ले लेंगे हम, बीच में ले लेंगे। अगर नया प्रोसेस छोटा है तो करंट को हम स्टॉप करेंगे, भाई तो रुक जा भाई थोड़ी देर के लिए, और दूसरे को बुलाएंगे भाई आ जा तू, क्योंकि तेरा काम कम टाइम का है। तो हम स्टार्ट करें P0। फर्स्ट क्या है अराइवल टाइम के P0 आया, उसका बर्स्ट टाइम क्या है 10, मीन्स कि उसका 10 तक खत्म होगा। लेकिन P1 का क्या है 1। तो हमको क्या करने का है इसमें, सिंपल याद रखने का रूल, गैप ढूंढने का। ये पहले चार्ट ड्रॉ किया है ना, तो P0 है ना उसका 0 से 1 मीन्स हम एक ही लेंगे। इसका 10 घंटे का काम है लेकिन हम एक ही घंटे का काम लेंगे, क्योंकि भाई उसके नीचे भी देखो इसके बड़े अराइवल टाइम ज़्यादा है। तो हम इसका 1 घंटे का काम लेंगे तो इसका कितना बचेगा, इसका 9 बचेगा। ठीक है 9, तो इसका कितना आया, एक ही आया। अब हम देखेंगे सिर्फ अभी 9 क्यों बचा वो आपको मैं समझाता हूँ। आप ये समझिए कि एक ही स्टूडेंट है अभी क्लास में, ये बाकी सब कुछ आया ही नहीं है, P0 ही आया है, तो टीचर उसी को समझा रही है। अब ये दूसरा P1 आएगा, तो ये एक बढ़ा तो हम इसको 2 बढ़ाएंगे, क्योंकि एक तो हमको बढ़ाना ही है सभी में, एक एक तो हमको बढ़ाना ही है। ठीक है, तो इसमें 2 बढ़ाते हैं तो इसमें कितना बचेगा 4, क्योंकि हम इसका 2 बढ़ाएंगे। ठीक है, 2 बढ़ाया तो 1 से 3 तक कौन आया, P1 आया। P0 को हम स्टॉप करके इसको आगे करेंगे, क्योंकि इसका वो बस टाइम थोड़ा कम है। अभी आप ये भी समझे कि टीचर एक स्टूडेंट को समझा रही थी, लेकिन अचानक से दूसरा स्टूडेंट आया जिसका काम कम है, तो टीचर उसको पहले देखती है ना भाई। मीन्स आप अब ये समझिए कि इसका 1 लिया लेकिन इसका 9 है, हम आगे 9 नहीं ले सकते, क्योंकि दूसरा का देखा ना तो उसका कम था, उससे भी कम, तो हमने इसको पहले ले लिया। ठीक है, अब इसका 4 बचा। फिर हम P2 के पास गए, P2 का अराइवल टाइम 3 था, लेकिन उसका तो इससे भी कम था, तो उसको हम एक तो बढ़ा ही रहे थे, उसका 2 बढ़ाया था ऊपर वाले का। तो हम ये कहेंगे, हमने ये 2 बढ़ाया ना, तब तक नीचे देखा तो उसका और कम था, तो हमने सोचा कि ये P3 का तो 2 ही है तो इसको फुल ले लेते हैं। मीन्स P2 का तो 2 ही है तो इसको फुल ले लिया 3 से 5 तक, तो ये हो गया ख़त्म, ये उसका फिनिश टाइम आ गया, मीन्स कि ये फिनिश हो गया। अब बचा कौन, इसका 9, इसका 4 और इसका भी 4 है फर्स्ट टाइम। तो अब हम क्या सोचेंगे कि किसका कम है सबसे, तो P1 और P3 का सेम है। तो फर्स्ट कौन आया, P1, तो उसका ले लेंगे, P1 को ले लेंगे हम। 5 तक ये ख़त्म हो गया P2, 5 से 9 तक P1 है रिजर्व, इसको रिजर्व कर लेंगे भाई। 5 से 9 तक 2 आ गया, इसका भी ख़त्म, और इसका 4 है और इसका 9 है, तो इसका ज़्यादा है इसका कम है, तो इसको भी ले लिया। चलो P3 को भी ले लिया हमने 9 से 13 के बीच, और आखिरी में 9 बचा ना, वो 13 से 9 के बीच P0 को ले लिया। बस यही चलता रहेगा, ऐसे ही होता है।
आप एक बार देख लेना अच्छे से, बाद में हम देखते हैं। वो सब कुछ फिनिश हो गया, बाद में आपको ये चार्ट तो ड्रॉ करना ही है। लेकिन अब हम कंप्लीशन टाइम को भी देखते हैं कि P0 कहाँ पे ख़त्म हुआ, 22 पे। P1 कहाँ पे ख़त्म हुआ, 9 पे। आखिरी देखने का, आखिरी जो है ना वो P2, P2 इधर है, ये 5 पे ख़त्म हुआ। P3 कहाँ पे ख़त्म हुआ, P3 13 पे ख़त्म हुआ। अब टर्न अराउंड टाइम जैसे ही हमने अगले वीडियो में देखा था, वो अगले एल्गोरिथम में देखा था, वैसे ही हमें इसमें भी देखना है। टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम, बस इन दोनों का डिफरेंस है। वेटिंग टाइम भी सेम ही है, टर्न अराउंड टाइम होता है, उस बस टाइम का डिफरेंस वही है। और ये एवरेज आपको भी आपको पता है, सबका सम में करके जितने प्रोसेस है उसको डिवाइड कर देना, वेटिंग टाइम में भी सेम ही कर देना। अब देखते हैं नेक्स्ट एल्गोरिथम। पिछले एल्गोरिथम हमने सब देख लिया, अब हम देखते हैं राउंड रॉबिन। पहले हम राउंड रॉबिन शब्द का मतलब समझते हैं। राउंड रॉबिन का मतलब क्या होता है, सब प्रोसेसेस को बराबर चांस मिलता है। मीन्स कि जो प्रोसेस होते हैं ना, सबको बराबर चांस मिलेगा। वो कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, कोई कम वाला आएगा तो स्टॉप नहीं होगा प्रोसेस, ऐसा। मीन्स सीपीयू को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते। कोई भी प्रोसेस होगा ना, वो सीपीयू को होल्ड नहीं कर पाएगा ज़्यादा देर तक। आप रियल लाइफ में ये समझिए कि क्लास डिस्कशन में टीचर होता है ना, वो सब स्टूडेंट को थोड़ा बड़ा बोलने का चांस देता है, लेकिन कोई एक स्टूडेंट पूरा टाइम नहीं बोल सकता, क्योंकि इसमें फिक्स लोड होता है, सबको टाइम सेम ही मिलता है। तो हम देखते हैं ईच प्रोसेस गेट फिक्स टाइम, इसकी हर प्रोसेस को फिक्स टाइम दिया जाता है। इस टाइम को मिनिमम टाइम क्वांटम कहते हैं। टाइम क्वांटम फिक्स टाइम होता है ना, उसको टाइम क्वांटम कहते हैं। डिबेट कंपटीशन होती है ना, जिसमें दो स्टूडेंट कुछ रेस बेस लगा रहे थे, तो हर स्टूडेंट को 2 मिनट ही भागना पड़ता है। कोई 3 मिनट नहीं भाग सका, मीन्स 2 मिनट में ही भागना है सबको। टाइम खत्म हो गया मीन्स नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा रेस में, और वही वो भी 2 मिनट भागेगा, उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा, वही वो भी 2 मिनट भागेगा, ऐसे। आफ्टर टाइम इज ओवर प्रोसेस गोज बैक टू क्यू। अगर प्रोसेस का काम टाइम क्वांटम में कंप्लीट नहीं हुआ तो प्रोसेस रेडी क्यू को एंड में चला जाता है। मीन्स कि अगर प्रोसेस का काम इस ये फिक्स टाइम में ख़त्म नहीं होगा तो वो प्रोसेस क्या होगा, रेडी क्यू में वापस चला जाएगा, क्योंकि उसको फिक्स टाइम में काम ख़त्म करने का है, लेकिन वो नहीं कर पाता है तो वो प्रोसेस बैक टू क्यू, मीन्स वो वापस क्यू में स्टोर हो जाएगा। आप रियल लाइफ में ये ऐसे सोच सकते हो कि आप एटीएम पे गए, लेकिन आपको 2 मिनट ही मिला है आपका काम कंप्लीट करके पैसा निकालना है, लेकिन आप 2 मिनट में नहीं कर सकते, तो आप क्या होगा, आपको लाइन के एंड में जाना पड़ेगा, वापस वापस आपको 2 मिनट मिलेगा, ऐसा ऐसा होगा। बस वही है राउंड रॉबिन। ये प्रिमिटिव है, मीन्स सीपीयू बीच में छीन लिया जाता है। इसमें सीपीयू को बीच में हम वो लिया जाता है, दूसरे में किसी में नहीं लिया जाता, लेकिन ये प्रिमिटिव है, मीन्स सीपीयू आपसे कभी भी लिया जा सकता है। मीन्स कि जब 2 मिनट ख़त्म होंगे वैसे ही आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू दे देगा और उसको भी 2 मिनट ही मिलेंगे। बस वही। आप ये समझिए कि जब एग्ज़ाम ख़त्म होती है तो टीचर क्या बोलता है, टाइम इज़ ओवर, अब नेक्स्ट, बस टाइम इज़ ओवर, बस वो। और टीचर बाद में दूसरे क्लास में जाती है, बस वही, उधर भी एग्ज़ाम ख़त्म होगा, वापस उधर क्या बोलेगा, टाइम इज़ ओवर। मीन्स एक फिक्स टाइम होता है। इम्पोर्टेंट टर्म क्या है इधर, टाइम क्वांटम। इसमें एग्जाम्पल में 2 मिलीसेकंड और 4 मिलीसेकंड लिखा है। मीन्स टाइम क्वांटम डिसाइड करता है कि प्रोसेस कितनी देर तक सीपीयू यूज़ करेगा। जो प्रोसेस होता है ना हमारा सब, वो कितनी देर तक यूज़ करेगा ना, वो डिसाइड कौन करेगा, टाइम क्वांटम। आप इंटरव्यू के राउंड में जाते हैं, तो हर कैंडिडेट को कितना फिक्स टाइम होगा कि भाई इसका 5 मिनट इंटरव्यू चलेगा, इसका नेक्स्ट वाले का 5 मिनट। अगर आप 5 मिनट से ज़्यादा लेंगे तो आपको क्या बोलेगा कि भाई तुम लाइन में जाओ, वापस वापस जब तुम्हारी बारी आएगी तब तुमको बुलाएंगे। ये एग्जाम्पल के लिए सोच सको, लेकिन रियल टाइम में ऐसा नहीं होता। एडवांटेज क्या है, फेयर शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन में सबको सीपीयू मिलता है, कोई प्रोसेस इग्नोर नहीं होता। राउंड रॉबिन में क्या होता है, सबको प्रोसेस मिलता है, ये फेयर शेड्यूलिंग है।
इसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबको सेम टाइम और मिलेगा, वो ज़्यादा वाले हो या कम वाला। अगर किसी का 1 घंटा है, 1 घंटा वाला, तो उसको 5-5 मिनट करके कितनी बार आना पड़ेगा, आगे पीछे होना पड़ेगा। जैसे ही आप ये भी समझ सकते हो कि आप कहीं पे, आपके कहीं पे शादी ब्याह में गए हो, उधर बुफे काउंटर होगा, उधर आपको एक बार आपने फर्स्ट ले लिया, बाद में आपको वापस खाना है, तो आप क्या होगा, आप दूसरी बार लाइन में लगेंगे। बस वही सेम होगा फेयर शेड्यूलिंग। गुड फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम मीन्स कि जहाँ यूज़र इंटरेक्शन होता है फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, यूज़र का इंटरेक्शन होगा उधर आपको फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए। मीन्स आप ये समझिए कि आपके मोबाइल में व्हाट्सअप इंस्टाग्राम तो होगा ही, सब ऐप्स को सीपीयू टाइम मिलता रहेगा। आप कभी व्हाट्सअप खोलेंगे तो कभी इंस्टाग्राम, इसीलिए गुड फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। नो स्टारवेशन मीन्स प्रोसेस कभी सीपीयू ऐसी कोई प्रोसेस नहीं रहेगी जिसको सीपीयू नहीं मिलेगा, हर प्रोसेस को फिक्स टाइम पे मिलता ही रहेगा। टर्न बाय टर्न गेम, हर प्लेयर का टर्न आता है ऐसे। टू स्मॉल क्वांटम मैनी कॉन्टेक्ट स्विचेस मीन्स अगर टाइम क्वांटम बहुत छोटा है तो सीपीयू बार बार स्विच करेगा, परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। वैसे ही टाइम क्वांटम कम होगा तो परफॉर्मेंस तो आपकी स्विच होगी, बार बार स्विच करेगा, क्योंकि 2 मिनट इसका 2 मिनट 2 मिनट इसके, इसीलिए कॉन्टेक्ट स्विच होता रहेगा। अभी इसको ऐसे भी समझ सके, टीचर होता है वो हर 10 सेकंड में स्टूडेंट चेंज करे तो क्लास का फ्लो खराब हो जाता है, इसीलिए इसको डिसएडवांटेज दिया गया। और लार्ज क्वांटम ने क्या, बिहेव लाइक FCFS। लार्ज क्वांटम में क्या है, बिहेव लाइक FCFS। अगर टाइम क्वांटम बहुत बड़ा हो गया तो प्रोसेस ऑलमोस्ट पूरा काम कर लेगा, लेकिन राउंड रोबिन FCFS जैसा बिहेव करेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जैसा बिहेव करने लगा। अगर आप ऐसे भी समझ सके, अगर मान लो स्टूडेंट 1 घंटा बोलने का टाइम मिले तो डिस्कशन लाइन सिस्टम जैसा हो जाता है, तो FCFS जैसा ही होगा ना लार्ज क्वांटम में, क्योंकि आप यही होगा कि भाई 1 घंटा सबको सेम टाइम दिया गया, तो ये FCFS जैसा ही वर्क करेगा ना। बस यही है राउंड रोबिन। अब हम इसका न्यूमेरिकल देखेंगे, तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल राउंड रोबिन। अराइवल टाइम दिया है, बस टाइम दिया है, सब दिया ही है। भी इसमें क्या होता है आपको ध्यान से समझिएगा। इसमें एक क्वांटम टाइम टाइम दिया होगा 4 मिली सेकंड, मीन्स आपको हर कुछ क्वांटम टाइम होता है ना उतना लेने का, 4 4 मिली सेकंड। बाद में कॉन्टेक्ट स्विच देखा है, देखे 1 मिली सेकंड के बाद वापस आपको स्विच कर देने का, वापस दूसरे को देने का 4 मिली सेकंड। फ्लो कुछ नहीं बदलेगा, P0 1 2 3 ही चलेगा, लेकिन कॉन्टेक्ट स्विच होता रहेगा 1 1 मिली सेकंड पे। तो हम फर्स्ट देखें तो P0 है, उसका अराइवल टाइम 0 है, तो 0 से 4 तक चलेगा। कहाँ तक, 0 से 4 तक चलेगा। उसका बचा कितना, 6, और इसका 4 आ गया। अब ये 1 मिली सेकंड पे क्या करेगा, स्विच करेगा। अब ये P1 के पास जाएगा, P1 के पास गया, उसका भी 4 चलेगा, 4 चला तो उसका कितना बचेगा, 2। इसका कितना बचा, P1 का 2। वापिस 1 मिली सेकंड पे कॉन्टेक्ट स्विच करके 2 के पास जाएगा, उसका 4 लेने का है, लेकिन उसका है कितना, हमारे पास 2, तो इसका पूरे का पूरा 2 लेगा, तो ये हो गया ख़त्म, ये फिनिश हो गया 10 to 12 पे। अब गया P3 के पास, उसका भी 4 लेने का है, लेकिन इधर फ्लो बिगड़ गया, P3 के पास ये नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि हमको इधर ये ख़त्म हो गया तो हमको वापस उधर जाना पड़ेगा। तो P0 0 से इधर की, इसका कितना लेने का है, 6 लेने का है, तो इसका 6 में से कितना लेने का है हमको, 4 मिली सेकंड ही लेने का है। तो ये स्विच करके किधर 4 वापस ले लिया, तो अभी इसका कितना बचा, 2। P1 के पास गया, अभी इन दोनों का सेम हो गया, P1 और P0 का। अभी इसका 4 नहीं ले सकते, तो हम नीचे देखेंगे प्रोसेस का। P3 का 4 है, इसका 4 ले लिया, और अब बाकी इन दोनों का है, तो फर्स्ट कौन आया वो हम नहीं देख सकते। क्यों, क्योंकि हमने ऑलरेडी 0 को भी लिया था, तो हम कौन सा लेंगे, 1 का, और बस ऐसे ही हम कर देंगे। और आपको एग्जाम्पल की टेंशन नहीं लेनी, एक बार अच्छे से देख लेना, कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। और एक बार हम वापस देख लेते हैं, इधर देखो, 0 से 4 P0, 5 से 9 P1,
बस ये है फिनिश टाइम होगा। फिनिश टाइम आपको कौन सा देखने का, ये 0 है तो 0 कहाँ पे ख़त्म हुआ, 17 पे हुआ, नहीं 0 यहाँ पे 28 पे हुआ लास्ट वाला। P1 कहाँ पे ख़त्म हुआ, 25 पे। P2 कहाँ पे ख़त्म हुआ, 12 पे। P3 कहाँ पे ख़त्म हुआ, 22 पे। बस आपको यही देखने का, टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम वो आगे किया था वैसे ही कर देना। ये फिनिश टाइम है और बस ये टर्न अराउंड टाइम का एवरेज और वेटिंग टाइम का एवरेज है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। और आपको बस यही कहना चाहूँगा कंक्लूजन में कि ये थोड़ा फेयर है लेकिन वेटिंग टाइम इसमें ज़्यादा है, इसमें वेट बहुत करना पड़ेगा। इसी के साथ यहाँ पे हम इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। इसके नेक्स्ट वीडियो वाले में हम ये प्रायोरिटी शेड्यूलिंग देख लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।